हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल रुपेश ऑन ड्यूटी पे। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं आज जो 13 जून को शिफ्ट 1 का पेपर हुआ है। ठीक है, शिफ्ट 1 का पेपर सारे के सारे एग्जैक्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं। बच्चों के रिव्यू जैसे जैसे हमें मिले हैं हम आपके लिए 25 क्वेश्चन लाए हैं, और जैसे जैसे आगे क्वेश्चन मिलेंगे हम आपके लिए और भी वीडियोज़ लेकर आएंगे और आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, ऐसे ही शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 के सारे क्वेश्चन आएंगे। ये इस वीडियो में हमको जीके जीएस देखने को मिलेगा, राइट। मैथ्स और रीजनिंग के लिए अलग से वीडियोस इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्वेश्चन है। ठीक है, तो 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 की कौन सी विशेषता इसे सहकारी समितियों से संबंधित अन्य प्रावधानों से अलग बनाती है? विच फीचर ऑफ द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर प्रोविजंस रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़? ओके, तो देखो पॉलिटी में ना जितने भी संविधान संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, उससे बहुत क्वेश्चन आए। लगभग 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। जैसे ये 97वां संविधान संशोधन है। ठीक है, तो इस पर क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है? ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा कि 2011 की कौन सी विशेषता इसे सहकारी समिति से संबंधित अन्य प्रावधानों से अलग बनाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कि 19(1)(c) में सहकारी समिति जोड़ा गया था। ठीक है, जिसमें सहकारी समिति बनाने को मौलिक अधिकार बनाया गया था। देखो, अगर मैं बात करूँ बेसिकली 97 संविधान संशोधन की, ठीक है, तो ये जो था 2011 में सहकारी समितियों को लोकतांत्रिक और स्वायत्त बनाने के उद्देश्य से लाया गया था। ठीक है, जिसमें 3 मेन प्रावधान थे। अगर मैं तीनों को डिटेल में अगर मैं बात करूँ, 1 सेकेंड, अगर मैं तीनों को डिटेल में बात करूँ तो यहाँ पर नंबर फर्स्ट था कि आर्टिकल 19 का क्लॉज ए का क्लॉज सी में कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, सहकारी समिति जिसे हम बोलते हैं, तो सहकारी समिति बनाने का अधिकार जो था वो मौलिक अधिकार में बनाया गया था। ठीक है, नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो नंबर सेकंड जोड़ा गया था, मुख्य प्रावधान था कि आर्टिकल 43B जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP हैं उन्हें जोड़ा गया था। ठीक है, और नंबर थर्ड क्या किया गया था? नंबर थर्ड इसका प्रावधान था कि जो भाग 9 के बी में है, ठीक है, आर्टिकल 243ZH से लेकर आर्टिकल 243ZT इसे जोड़ा गया था, बेसिकली ZT। ठीक है, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समितियों से जुड़े प्रावधान थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है इम्पॉर्टेंट सारे कर लेने हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो गवर्नर के पावर से यहाँ पर हमें देखने को मिला है। ठीक है, गवर्नर के पावर से। ठीक है, तो गवर्नर के पावर से क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो रहा है कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कर सकता है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ discretionary powers of the governor, which of the following act can he or she do without the advice of the council of minister? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजना। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि राज्यपाल जो होते हैं बेसिकली वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं, लेकिन कुछ मामलों में इन्हें विवेकाधीन शक्ति प्राप्त होती है, कुछ स्पेशल पावर इन्हें मिली रहती है, स्पेशल पावर। ठीक है, तो ऐसा ही एक काम है। ठीक है, आर्टिकल 356 जो एग्ज़ाम में आपके देखने को मिला है शिफ्ट 1 में, तो आर्टिकल 356 में के तहत ये क्या करते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगवाते हैं। ठीक है, जब राज्य में जो संविधान होता है, अगर राज्य उस संवैधानिक तंत्र को न माने, उसके काम में विफल हो जाता है, तो आर्टिकल 356 के तहत ये राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर स्टैटिक से पूछा गया है, डांस और अवार्ड से। ठीक है, डांस और अवार्ड से बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, आप अदर शिफ्ट के लिए भी पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कुमुदिनी लाखिया जिन्हें 1987 में पद्म भूषण और 2010 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, किस शास्त्रीय नृत्य रूप में समकालीन कथक की शुरुआत के लिए जानी जाती हैं? कुमुदिनी लाखिया जो हैं हु वाज द अवॉर्डेड पद्म भूषण इन 1987 एंड पद्म विभूषण इन 2010 इज नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग कॉन्टेम्प्रोरी कथक इन विच क्लासिकल डांस फॉर्म। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कथक। ठीक है, कुमुदिनी लाखिया जो हैं वो एक भारत की प्रसिद्ध कथक की नृत्यांगना है। ठीक है, कॉन्टेम्प्रोरी कथक को इन्होंने एक नई पहचान दी थी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 1987 में इन्हें पद्म भूषण मिला है और पद्म विभूषण इन्हें 2010 में मिला है, 2010 में इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। इसके अलावा आप और भी चीज़ें इसमें याद कर सकते हो। ओडिसी नृत्य से थी सोनल मानसिंह। इसके अलावा यामिनी कृष्ण मूर्ति जो हैं वो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से हैं, और कथक से बिरजू महाराज हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिडाइवल हिस्ट्री का। मिडाइवल हिस्ट्री में गुप्ता टेक्स्ट से क्वेश्चन पूछा गया है कि गुप्त काल में उदंग्र और उपरिकर शब्द किससे संबंधित थे? इन द गुप्ता पीरियड द टर्म उदंग्र एंड उपारिकर वर रिलेटेड टू वॉट। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज भूमिकर के प्रकार थे ये। ठीक है, अगर मैं बात करूँ गुप्त काल की तो उसमें जो थी वो कृषि जो थी वो मुख्य आय थी। ठीक है, इनकम सोर्स कृषि से ही वो लोग करते थे। तो उदंग्र और उपारिकर ये दोनों जो थे वो दोनों लैंड से, भूमि से संबंधित टैक्स थे। ठीक है, जो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है। गुप्त काल में जो राजा थी उसका सबसे बड़ा जो स्रोत था वो भूमि था। ठीक है, और किसानों को इस भूमि का, ठीक है, भूमि पर जो वो उपजाते थे उसका 1/6 भाग इन्हें टैक्स के रूप में देना पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिडाइवल हिस्ट्री का, बफर स्टेट से क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो बफर स्टेट से क्या क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में बफर स्टेट की अवधारणा का सबसे उपयुक्त उदाहरण किस सल्तनत काल के शासक मुबारक शाह से संबंधित है? इन मिडाइवल इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ बफर स्टेट इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली एसोसिएटेड विथ विच सल्तनत पीरियड रूलर मुबारक शाह? ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सैयद वंश के मुबारक शाह। ठीक है, देखो बफर स्टेट का क्या मतलब होता है कि जब दो शक्तिशाली राज्यों के बीच ऐसा राज्य जो बफर का काम करे, एक सुरक्षा कवच का काम करता है। ठीक है, तो सैयद वंश की अगर मैं बात करती हूँ तो उसके मुबारक शाह जो थे उन्होंने सीमा की सुरक्षा के लिए बफर स्टेट की नीति अपनाई थी, सैयद वंश के शासक मुबारक शाह ने। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस के ग्लूकोमा से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ग्लूकोमा जो रोग है मुख्य रूप से किस कारण होता है? ठीक है, तो मुख्य रूप से आँख के किस भाग में द्रव के दबाव बढ़ने के कारण होता है, और यदि उपचार न हो तो क्या परिणाम होता है? ग्लूकोमा इज मेनली कॉज्ड बाय इंक्रीज फ्लूइड प्रेशर इन विच पार्ट ऑफ द आई एंड व्हाट इज द रिजल्ट इफ़ अनट्रीटेड। अगर हम लोग इसका इलाज ना कराएं तो क्या होगा? तो देखो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जलीय द्रव के कारण इंट्राक्यूलर दबाव बढ़ने से ऑप्टिक तंत्र का क्षति, इंक्रीज्ड इंट्राक्यूलर प्रेशर ड्यू टू एक्वस न्यूमर लीडिंग टू ऑप्टिक नर्व डैमेज। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूँ ग्लूकोमा जो होती है वो आँखों की, हमारे आइज़ की एक गंभीर बीमारी होती है। ठीक है, जिसमें आँख के अंदर जो होता है वो एक्वस ह्यूमर नामक एक तरल लिक्विड पदार्थ ठीक से बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है, जिस कारण से आँख के अंदर प्रेशर बनता है, दबाव बनता है। ठीक है, तो आँखों में इंट्राक्यूलर प्रेशर, जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बोला जा रहा है, इंट्राक्यूलर प्रेशर बढ़ने लगता है हमारे आँखों के अंदर। और अगर हम सही समय पर इलाज न कराएं तो हमें परमानेंट ब्लाइंडनेस मीन्स अंधापन की समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, तो इससे हमें याद रखना है। ओके, नेक्स्ट साइंस का क्वेश्चन है फिटकरी का यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला पूछा गया है। ठीक है, फिटकरी जिसे पोटाश आलम बोलते हैं का रासायनिक सूत्र क्या है और जल शुद्धिकरण में इसकी मुख्य भूमिका क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फिटकरी ऑल्सो कॉल्ड पोटाश आलम जिसे हम बोलते हैं, एंड व्हाट इट्स मेन रोल इन वाटर प्योरिफिकेशन? ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सेकेंड
ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा KAlSO4 का होल ट्वाइस इंटू 12H2O, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और ये जो होती है वो स्कंदन द्वारा अशुद्धियों को अवक्षेपित करती है। स्कंदन मीन्स प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन के थ्रू अपनी सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ को स्कंदन मतलब कोगुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो कोगुलेशन के थ्रू अपने सारे के सारे इम्प्योरिटीज़ को हटाती है। देखो अगर मैं फिटकरी की बात करूँ तो फिटकरी जो होती है वो पानी में जो मिट्टी जो भी पार्टिकल्स होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं, ठीक है, तो उनको एक साथ चिपका देती है, जिसे ही हम कोगुलेशन बोलते हैं, स्कंदन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो भारी कण जो होते हैं, जो भी हैवी मटेरियल होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं और पानी हमारा साफ़ हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। इसके अलावा हमें वॉशिंग सोडा, इन सारे के केमिकल फार्मूलाज याद रखने हैं, क्योंकि केमिकल फार्मूला से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, NO2CO3, ठीक है। इसके अलावा हमें जिप्सम, ब्लू, विट्रॉल, ये सारे के सारे केमिकल फॉर्मूलाज को याद रखने, ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर से रैम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि रैम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू रैम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है, जिसका उपयोग CPU द्वारा वर्तमान कार्यों के लिए किया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम जानते हैं कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल मेमोरी कहने का क्या मतलब है कि बिजली रहते ही डेटा रहता है, जैसे ही हमारी बिजली पावर कट हो जाएगी तो डेटा भी हमारा मिट जाता है, ठीक है। और CPU जो करंटली में जो प्रोग्राम आप देख रहे हो उसमें रैम में रखकर आप काम कर रहे होते हो। तो रैम की अगर मैं कुछ विशेषताओं की बात करूँ तो रैम की जो विशेषता है वो फास्ट मेमोरी है। इसके अलावा ये टेम्परोरी मेमोरी होती है, बिजली रहेगी तभी तक हो पाएगा, बिजली जाते ही सारी डेटा हट जाएगी, और CPU द्वारा इसका अधिक उपयोग होता है। ओके, नेक्स्ट कंप्यूटर के क्वेश्चन शॉर्ट कीज से देखने को मिले हैं, ठीक है। तो शॉर्ट कीज से क्या क्वेश्चन देखने को मिले हैं, MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू व्यू प्रिंट प्रीव्यू इन MS वर्ड, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज Ctrl+F2, ठीक है। अगर मैं Ctrl+F2 की बात करूँ तो इसे हम प्रेस करते हैं तो हमारा प्रिंट प्रीव्यू खुलता है, ठीक है। और इससे प्रिंट करने से पहले का पूरा डॉक्यूमेंट हमें दिख जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा और भी शॉर्टकट्स की हैं अगर मैं बात करूँ तो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट कीज से बहुत क्वेश्चन पूछे गए। तो अगर हम बात करूँ Ctrl+C का, तो ये करता है कॉपी का काम, Ctrl+V ये करता है पेस्ट का काम, इसके अलावा Ctrl+X, ठीक है, तो ये करता है कट का काम। सारे के सारे शॉर्ट कीज हमें पढ़ लेने हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट करंट अफेयर्स से समिट के क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। तो समिट के क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि अगस्त 2025 में आयोजित होने वाला 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। बेसिकली ये तो 2025 में ही हो गया था, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ब्राज़ील, ठीक है। और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये भारत में होगा, ठीक है। ओके, तो ब्रिक्स की अगर मैं बात करूँ तो ब्रिक्स जो होती है वो 5 उसमें प्रमुख देश शामिल होते हैं, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं, एक है ब्राज़ील, एक है रशिया, एक है इंडिया, नंबर 4 चाइना, एंड नंबर 5 है साउथ अफ्रीका। हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और 2025 में 17th जो ब्रिक्स समिट था वो ब्राज़ील में हुआ था, ठीक है, जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर्स का अपॉइंटमेंट से हमें देखने को मिला है, ठीक है, अपॉइंटमेंट से देखने को मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि जुलाई 2025 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इन जुलाई 2025 हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। देखो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता जो हैं वो एक अर्थशास्त्री भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, ठीक है। और जुलाई 2025 में ये RBI की नई डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुई हैं। देखो RBI में बेसिकली क्या होता है, RBI में एक गवर्नर होता है, ठीक है, और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक है।
डिप्टी गवर्नर का क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी, जो हमारी मौद्रिक नीति होती है वो लागू करना, जो भी बैंकिंग प्रणाली है उस पर नज़र रखना, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का एक्सरसाइज से, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में देखो एक्सरसाइज से हुए हैं, जो हमारे सबमिट हुए उनसे हुए हैं, इसके अलावा अपॉइंटमेंट से देखने को मिले हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। और मेनली करंट अफेयर्स की बात करूँ तो 2025 के मेनली क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जून जुलाई से 2025 के अभी जून 2026 तक, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, 1 सेकेंड, ये वाला चीज़ तो मैंने करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत और अमेरिका के बीच आयोजित होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 2025 में संस्करण जो हुआ तो वो किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, मतलब बेसिकली वो था में हो जाएगा, ठीक है, पास्ट हो चुका है वो। द 2025 एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास बिटवीन इंडिया एंड द USA विल बी हेल्ड इन विच स्टेट, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ अलास्का, ठीक है। अलास्का जो USA में है, ठीक है। युद्ध अभ्यास जो है वो भारत, इंडिया और अमेरिका की सेना के बीच आयोजित होने वाला एक सैन्य अभ्यास है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका मेन पर्सपेक्टिव क्या है कि हमें आतंकवाद विरोधी अभियान, ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है पर्वतीय युद्ध, ठीक है, और इसके अलावा सैन्य प्रशिक्षण, ये सारी चीज़ें। तो 2025 में अलास्का के USA के अलास्का में ये आयोजित हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का है, टास्क मैनेजर खोलने की सबसे सीधी शॉर्टकट की कौन सी है, विच शॉर्टकट डायरेक्टली ओपन टास्क मैनेजर, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इसको वाला, ये जो ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है। बेसिकली शॉर्ट कीज़ जो होती हैं वो सीधे टास्क मैनेजर खोलती है, ठीक है। और टास्क मैनेजर से हम लोग रनिंग प्रोग्राम देख सकते हैं, ठीक है, जो भी हम लोग प्रोग्राम उस टाइम पर रन कर रहे होते हैं तो रनिंग प्रोग्राम देख सकते हैं, हैंगिंग सॉफ्टवेयर को बंद कर सकते हैं, CPU के यूजेज को देख सकते हैं, मेमोरी यूजेज देख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो शॉर्टकट की से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, हमें उसे स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सी शॉर्टकट की वर्तमान विंडो को बंद करती है, ठीक है। तो सभी बच्चे जानते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज Alt प्लस F4, ठीक है। तो Alt प्लस F4 जो है एक्टिव विंडो को, जो भी विंडो आप एक्टिव किए हो, खोले हो, उसे बंद करता है, ठीक है। यदि डेस्कटॉप अब अगर आप खुला है तो शॉर्टकट शट डाउन मेन्यू भी ये खोल देती है, ठीक है। कंट्रोल प्लस W क्या करती है, तो कंट्रोल प्लस W वर्तमान में जो करेंटली में आप टैब खोले हुए हो उसे बंद कर देगी। कंट्रोल प्लस F4 क्या करेगी, MDI डॉक्यूमेंट को बंद कर देती है, और शिफ्ट प्लस ESC क्या करती है, टास्क मैनेजर को नहीं खोलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिला है, 15 जुलाई 2025 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में भारत की किस समूह को शामिल किया गया है, विच इंडियन साइट और ग्रुप वॉज एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इन द जुलाई 2025, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो जनवरी 2025 में मराठा मिलिट्री जो लैंडस्केप है, ठीक है, जो कि इंडिया की है, इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है, जिसमें महाराष्ट्र और तमिलनाडु के कई राज्यों हैं, ठीक है, तमिलनाडु के एंड महाराष्ट्र के। ये बेसिकली मराठा साम्राज्य की जो सैनिकों की रणनीति होती है, जो किला दुर्ग निर्माण कला है, उन सारी चीज़ों के महत्व को ये दर्शाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यूनेस्को की, तो यूनेस्को जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, पेरिस के फ्रांस में है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पर सुंदरवन बोल रहा है, तो सुंदरवन पहले से ही सूची में है, ठीक है, यूनेस्को के। काजीरंगा भी पहले से ही है और नालंदा भी पहले से ही है, ठीक है। तो 2025 में ऑप्शन नंबर बी जो है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, ये ऐड हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV का पूरा नाम, ठीक है। तो बायो में HIV से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। तो HIV का पूरा नाम क्या है और यह मुख्य रूप से शरीर की किस प्रणाली पर हमला करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, इसका फुल फॉर्म होगा, ठीक है। और ये शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उस पर जाकर हमला करता है, ठीक है।
तो उस पर जाकर हमला करेगा तो हमें जल्दी बीमारियाँ हो जाएंगी, ठीक है। बेसिकली ये जो एक वायरस है वो इम्यून सिस्टम पर हमला करता है, और इम्यून सिस्टम की किस पर, बेसिकली CD4, जिसे हम लोग टी हेल्पर सेल बोलते हैं, ठीक है, टी हेल्पर सेल, तो इसे जाकर ये पूरा डैमेज कर देता है, ठीक है। और ये जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी, ठीक है, हमारी इम्यून सिस्टम जो हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है, तो यही डैमेज हो जाएगी तो हमारा इम्यून सिस्टम कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर हम HIV का इलाज नहीं करवाएं तो ये धीरे धीरे एड्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब एड्स क्या है, तो एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। देखो शिफ्ट 1 में अगर HIV से पूछा गया है तो हो सकता है कि एड्स से भी क्वेश्चन आए, ठीक है, तो एड्स भी हमें पढ़ कर जाना है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बोल रहा है भारत शासन अधिनियम से यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जो कि 1935 के अनुसार यदि कोई विषय किसी भी सूची में न हो तो उस पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास थी। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हु हैड द पावर टू लेजिस्लेट ऑन रेसिड्यूरी सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गवर्नर जनरल, ठीक है। अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, तो ये जो है वो 3 सूचियों में बटा है, ठीक है। कौन सी सूची है, पहली सूची है फेडरल लिस्ट, संघ सूची, नेक्स्ट है प्रोविजनल लिस्ट, ठीक है, राज्य सूची, और नंबर थर्ड है हमारी समवर्ती सूची, जिसे हम कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट। तो यदि कोई भी जो विषय है अगर इन तीनों सूचियों में नहीं था तो उस पर कानून बनाने की जो शक्ति होती थी वो गवर्नर जनरल के पास थी, और इसे ही हम लोग क्या बोलते थे, रेजिडुअल पावर बोलते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन है भारत शासन अधिनियम 1935 की से। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी भारतीय संविधान में नहीं अपनाई गई हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अगर मैं पूरा आपको ऑप्शन शो कराऊं तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द्वैध शासन केंद्र में, ठीक है। अगर मैं बात करूं 1935 के अधिनियम की, तो ये जो 1935 का अधिनियम है भारत शासन अधिनियम, ये बेसिकली केंद्र में, ठीक है, द्वैध शासन का ये प्रावधान था, ठीक है, जिसमें 2 भागों में ये बांटने का प्रावधान था, लेकिन ये कभी लागू नहीं हुई थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमें देखने को मिला है, ठीक है। फर्स्ट में 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। मैंने आपको बताया संविधान संशोधन से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो पहला क्वेश्चन 97वां संविधान संशोधन था, दूसरा क्वेश्चन है 93 वाला, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था, विच आर्टिकल वॉज इंसर्टेड बाय द 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आर्टिकल 15 क्लॉज 5। देखो जो 93वां संविधान संशोधन अधिनियम था वो 2005 में हुआ था, और इसके द्वारा जो आर्टिकल 15 क्लॉज 5 है वो जोड़ा गया था, जिसका उद्देश्य क्या था कि जो भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं, SC हैं, ST हैं, उन सब के लिए शैक्षणिक संस्थानों में, ठीक है, शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन था, आरक्षण की व्यवस्था थी, ठीक है। तो ये आर्टिकल 15 क्लॉज 5 बोलता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिला है कंप्यूटर के टोपोलॉजी लैन और वैन से, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं आपको बता दी हूँ कि किस ये वाला जो 13 जून का जो शिफ्ट 1 है उससे GK GS में कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर के टोपोलॉजी लैन वैन, इसके अलावा शॉर्टकट कीज, इन सारे से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है स्टार टोपोलॉजी में यदि केंद्रीय हब या स्विच खराब हो जाए तो क्या होगा, व्हाट हैपन्स इफ द सेंट्रल हब और स्विच फेल इन अ स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूरा नेटवर्क जो है वो ठप हो जाएगा, द एंटायर नेटवर्क विल गो डाउन। देखो स्टार टोपोलॉजी में सारे के सारे कंप्यूटर एक सेंट्रल हब, एक स्विच से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और यदि कंप्यूटर ही हमारा ख़राब हो जाता है तो सारे के सारे नेटवर्क्स
तो यदि कंप्यूटर हमारा ख़राब हो जाता है तो बाकी नेटवर्क्स जो होते हैं वो हमारे चलते हैं, लेकिन हब या स्विच ख़राब हो जाता है तो कंप्यूटर का जो एक दूसरे से संपर्क है, कांटेक्ट है, वो बेसिकली टूट जाता है और पूरा का पूरा नेटवर्क जो होता है वो हमारा बंद हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लैन और वैन में मुख्य अंतर क्या है? व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन? ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लैन एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र जैसे घर या ऑफिस तक ही सीमित होती है, जबकि वैन बड़े क्षेत्र जैसे शहर या देशों को एक साथ जोड़ती है। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, रिंग टोपोलॉजी की सबसे बड़ी खामी क्या है? ठीक है, तो रिंग टोपोलॉजी की सबसे बड़ी खामी की अगर मैं बात करूं तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ एक नोड या केबल के फेल होने पर पूरा नेटवर्क जो होता है वो ठप हो जाता है। रिंग टोपोलॉजी में सारे के सारे कंप्यूटर्स एक गोलाकार रिंग में जुड़े हुए होते हैं बेसिकली, और ये जो डेटा होती है एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन घूमती रहती है। ठीक है, तो यदि बीच में कोई केबल हमारा टूट जाता है तो पूरा का पूरा नोड खराब हो जाएगा, जिससे हमारी जो कम्युनिकेशन होगी वो बंद हो जाएगी। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद द्वारा अनुमोदित करने के लिए किस प्रकार का बहुमत आवश्यक है? ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल 352 पूछा गया है। ठीक है, आर्टिकल्स संविधान संशोधन ये सारी चीज़ें बहुत पूछी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल 352 पूछा गया है बेसिकली, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यदि अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल की, तो जब ये घोषणा होता है ना, तो जो संसद के दोनों सदन होते हैं, दैट इज़ लोकसभा एंड राज्यसभा, तो 1 महीने के भीतर इन्हें क्लैरिफाई करना रहता है। ठीक है, तो बहुमत इन्हें कितना चाहिए होता है, वोटिंग कितना चाहिए थी, तो कुल सदस्य संख्या का बहुमत इन्हें चाहिए होता है, और उस टाइम पे जो एक्यूरेट प्रेजेंट रहते हैं तो उनका 2/3 बहुमत हमें चाहिए होता है। ठीक है, और नेशनल इमरजेंसी की अगर मैं बात करूँ तो ये कब लगती है? वॉर के टाइम पे, युद्ध के टाइम पे, बाहरी आक्रमण। ठीक है, बाहरी आक्रमण के टाइम पे हमें देखने को मिलती है, और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, इनके टाइम पे देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा मैं इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44th की बात करूँ तो ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1978 को हुआ था, तो उसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, तो हमें ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है भारत के राज्यों में सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है? तो ठीक है, तो सबसे लंबी तट रेखा से भी क्वेश्चन पूछा गया है, सभी बच्चे जानते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन गुजरात हो जाएगा, जो कि लगभग 1600 किलोमीटर की है। ठीक है, और गुजरात का समुद्री व्यापार इसी से ही बेसिकली होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सारे के सारे जीके जीएस के सारे क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट कराई हूँ। डेटा इधर उधर हो सकता है क्योंकि एक्यूरेट एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मैं नहीं करा सकती हूँ, कुछ पॉलिसीज़ होती हैं हमारी, तो मैंने के सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको डिस्कस कराए हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन हमें और भी मिलते हैं हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। ठीक है, और अभी मैथ और रीजनिंग का अलग से आने वाला है शिफ्ट 1 के सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 और बाकी सारे एग्जाम जो 20 तक होने वाले हैं उन सारी शिफ्ट की सारी क्वेश्चन हम आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।